हेलो एवरीवन। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो आप सबको जैसा पता है साइंस की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली आज हम कर क्या रहे हैं आज शुरू। आज हम क्लास 11th का जो कि बेसिकली बायो है, ठीक है, क्लास 11th का हम चैप्टर 2 कर रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर 1 ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। तो आज हम उसी को फर्दर चैप्टर 2 पे आए हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी को उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई करना, ठीक है। बेसिकली हमें आसानी हो सके उनको पढ़ने में, ठीक है। तो आ जाओ बिना किसी देरी के शुरू करते। देखो ऑर्गेनिजम्स में अगर आप ने इससे पहले वो चैप्टर फर्स्ट देखा है तो आपको बायोडाइवर्सिटी का मतलब पता होगा। उसमें हमने 1.4 से 1.7 मिलियन तकरीबन हमारा जो स्पीशीज़ थे वो हमने देखे हैं, है ना। तो अब आप एक चीज़ बताइए, इतने सारे स्पीशीज़ हैं, इतने सब कुछ हैं, तो उन्हें पढ़ेंगे कैसे हम लोग? क्या वो हमारे लिए जो रिसर्चर्स होंगे उनके लिए आसान होगा उनको पढ़ना, एक एक को पढ़ पाना? तो इसीलिए कोशिश की गई क्लासीफाई करने की लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, कि हम क्या करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप में बांट दें, ताकि अगर हम एक के बारे में पढ़ लें तो हमें कहीं ना कहीं सबकी नॉलेज हो जाए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या किया गया, जब पहले के टाइम में जब क्लासिफिकेशन की जाती थी तो वो साइंटिफिक जो क्राइटेरिया यूज़ किए जाते थे ना, वो कोई साइंटिफिक नहीं होते थे, बल्कि वो जो ज़रूरत है ह्यूमंस की उसके बेसिस पे किए जाते थे। जैसे खाना क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता था। तो एरिस्टोटले को आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो एरिस्टोटले वो पहले थे जिन्होंने कोशिश की कि हम ना क्लासिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बेसिस लेकर आएँ। इन्होंने क्या किया, जो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, मतलब जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं जिनको हम इजीली देख के आइडेंटिफाई कर सके, इन्होंने उस कैरेक्टर्स के बेसिस पे प्लांट्स को क्लासीफाई कर दिया ट्रीज़ में, शर्ब्स में और हर्ब्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया था, एरिस्टोटले ने प्लांट्स को ट्रीज़ में, श्रब में और हर्ब्स में बांट दिया। और इन्होंने एनिमल्स को दो ग्रुप में बांटा, एक तो वो जिनके पास रेड ब्लड सेल है और एक वो जिनके पास नहीं है, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके लिनस। तो ये हो गए आपके एरिस्टोटले ख़त्म। इसके बाद आते हैं आपके लिनस। लिनस ने क्या किया, 2 किंगडम सिस्टम दिया क्लासिफिकेशन का। इन्होंने बेसिकली क्या किया, प्लांटी और एनिमालिया में बांट दिया, ठीक है। और प्लांटी में प्लांट्स को रख दिया, एनिमालिया में एनिमल्स को रख दिया। लेकिन ये सिस्टम पता है ज़्यादा टाइम तक चल इसलिए नहीं पाया क्योंकि ये सिस्टम कहीं ना कहीं यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में अंतर नहीं बता पा रहा था। आई होप सो आपको यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बारे में पता होगा। प्रो वो होते हैं जिनका न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी वेल डेवलप नहीं होती। यूकैरियोट्स जो होते हैं उनमें सब कुछ वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर जो बिल्कुल सिंगल सेल से बने हैं, और मल्टी सेलुलर जो बहुत सारे सेल से बने हैं। फोटोसिंथेटिक जो क्या करेंगे, ग्रीन एल्गा है जिसमें जो फोटोसिंथेसिस करें। नॉन फोटोसिंथेटिक जो दूसरों पे डिपेंड है, खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, इसमें आपका फंजाई आएगा। अब जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिज्म का प्लांट्स और एनिमल्स में बांट देना, ये बहुत इजी है और इसे समझना भी आसान है। लेकिन ना बहुत सारे ऑर्गेनिज्म तो ऐसे रह गए थे जो किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे, जो ना प्लांटी के फीचर को दिखा पा रहे हैं, ना एनिमल्स में ही आ रहे हैं। तो ये हो गया था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इसको ना लंबे समय तक यूज़ किया गया। यूज़ फॉर लॉन्ग टाइम वॉज फाउंड इनएडिक्वेट, मतलब इसको अपर्याप्त पाया गया, ठीक है। देखो इसके अलावा जो क्रॉस मॉर्फोलॉजी, अ नीड वॉज ऑल्सो फेल्ट, मतलब एक ज़रूरत महसूस होने लगी कि हमें इनमें ना करेक्टर्स, जैसे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, वॉल का नेचर कैसा है, मोड कैसा है न्यूट्रिशन का, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, हैबिट्स, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इन सबको भी हमें क्राइटेरिया में इन्वॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसमें आपको भी पता है समय समय पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हालांकि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये आपका कांस्टेंट रहे, मतलब जितने भी सिस्टम आए हैं, इसके बाद बहुत सारे सिस्टम आए हैं लेकिन आपको सब नहीं पढ़ना है। उनमें आपको याद रखना है कि प्लांट्स और एनिमल किंगडम को कांस्टेंट रखा गया है, ठीक है। अब जो अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे ग्रुप्स ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया जाता है इन किंगडम्स में, वो भी समय के साथ बदलने लगा। द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम हैव ऑल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है, वो अपना अलग अलग समझ रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि क्लासिफिकेशन आखिर होता क्या है। इससे पहले कि हम फर्दर मूव ऑन करें, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि असल में क्लासिफिकेशन क्या होता है। सिर्फ ये जान लेने से कि इसका मतलब क्या है
मुझे नहीं लगता ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। क्लासिफिकेशन देखो, आप एक एग्जांपल देखो, आपके पास ना 100 बुक्स हैं, ठीक है, 100 बुक्स हैं आपके पास अलग अलग उसकी, कुछ साइंस की है अलग अलग क्लास की है, कुछ आपकी मैथ्स की है अलग अलग क्लास की है, वो हंड्रेड्स ऑफ बुक्स हैं आपके पास। अब आप एक चीज़ बताइए, आप एक एक बुक को खोल खोल के पढ़े, और फिर या फिर अगर आपको ना जब कोई बुक चाहिए तो आपको उस पूरी बुक में से वो बुक ढूंढनी पड़े, तो कितना ज़्यादा मतलब आपको फ्रस्ट्रेशन होगा। तो उसके बजाय अगर आप उनको बुक्स को मैथ्स वाला एक सेक्शन बनाएं, एक साइंस का सेक्शन बनाएं, मैथ्स वाली सारी बुक को उसमें अरेंज कर दें और साइंस वाली में सारी उसको अरेंज कर दें, तो कम से कम आपने इतना तो कर लिया कि क्लासिफिकेशन की वजह से अब आपको जौन सी भी बुक चाहिए आप उस सेक्शन में जाके ईजिली वो बुक निकाल के अपना पढ़ सकते हैं, है ना। तो क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं? एक तो सबसे पहली चीज़ चीज़ों को आसान बनाने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ कि हम क्लासिफिकेशन करके कहीं ना कहीं, पहला तो वही है कि चीज़ों को आसान तो बना लेते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि क्लासिफिकेशन जब आपने की तो उसकी वजह से आपको बहुत कुछ ना पढ़ के आपको वो लिमिटेड जो चीज़ आपको चाहिए वो जस्ट आपको तुरंत उसके बारे में भी। अब जैसे इन प्लांट्स और इनमें जो स्पीशीज़ हैं उनको हम क्लासीफाई क्यों करते हैं, हम जैसे कि सबसे पहले ये देख लेते हैं, फिर आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी कि R.H. विटेकर थे, इन्होंने क्या किया था 1969 में 5 किंगडम सिस्टम लेके आए थे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लेके आए थे। इन्होंने क्या किया, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमालिया में बांट दिया, डिवाइड कर दिया बेसिकली। और इन्होंने जो मेन क्राइटेरिया लिया ना अपनी क्लासिफिकेशन का, वो एक तो सेल का स्ट्रक्चर कि सेल कैसा है इनका, एक बॉडी कैसी है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है, कि इवोल्यूशन जो हुआ है समय के साथ उनमें क्या रिलेशनशिप है इन स्पीशीज़ में, और इससे आपको एक इनके कैरेक्टरिस्टिक पता चले जो आपको यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। ये अब आपको क्या करना है, ये आपको प्रॉपर तो याद करना है, लेकिन आपको इसमें सबसे पहले समझना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले जब उन्होंने सेल टाइप लिया तो आपको देखो मोनेरा एक प्रोकैरियोट था, बाकी सब यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, जो बिल्कुल भी वेल डेवलप्ड, उसमें न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, बाकी सब में वो प्रेजेंट है, ठीक है। सेल वॉल की बात करें तो नॉन सेलुलोजिक है, बाकी सब में ये आपकी चिटिन की बनी है, इसमें सेलुलोज प्रेजेंट है, एनिमल्स में नहीं होता। वैसे ही फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखें तो ऑब्वियस ही बात है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, तभी तो ये प्रोकैरियोट है, बाकी सब में प्रेजेंट है। वैसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें तो ये सिर्फ एक एक सेल से बने हैं, ये दोनों यूनिसेलुलर होते हैं, बाकी सारे मल्टी सेलुलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे तो ये ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक है, बाकी सब हेटरोट्रॉफिक, ये आपका ऑटोट्रॉफिक और ये आपका हेटरोट्रॉफिक। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है। अब देखो जब आपने इनको ऐसे क्लासीफाई कर दिया, अब आप एक एक फंजाई को उठा के पढ़ेंगे, एक एक एनिमालिया में कितने सारे आपके स्पीशीज़ या बहुत कुछ आ रहे हैं, तो अब आप एक एक को नहीं पढ़ेंगे, आपने सिंपली जान लिया कि हाँ सेल वॉल एब्सेंट होती है मतलब सब में एब्सेंट होगी, तो मतलब एक तरीके से आपने एक पढ़ा, आपको कहीं ना कहीं आइडिया सबका लगता जाएगा, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन से चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। अब यहाँ से जो 3 डोमेन वाला है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बिकॉज मैं सोच रही हूँ अभी थोड़े छोटे छोटे बनाएंगे, बट अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आप चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं आपको कौन सा चैप्टर चाहिए। 11th-12th की सिर्फ बायो बताइएगा, और क्लास 6, 7, 8, 9 जो भी है उसका साइंस में आप मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा और बहुत पढ़ाई कीजिएगा।